नमस्कार किसान भाइयों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हमारे साथ हैं दीपक पाटीदार जी, जो कि अभी CRDO क्रॉप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं हमारे ITC कंपनी में, जो कि हमसे 3 साल सीनियर हैं। तो आज ये आपको बताएंगे खेती के बारे में, जैविक खेती के बारे में, कैसे करनी चाहिए, कैसे क्या चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम दीपक पाटीदार जी आपका स्वागत करते हैं। आपने जो अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो को दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपक जी, हमारे किसान भाइयों को थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, वो भी जानना चाहते हैं चीज, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। जी नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम दीपक पाटीदार है और मैंने MSc एग्रीकल्चर किया है और मैं कुछ समय केमिकल कंपनी में भी काम कर चुका हूं। उसके बाद अब मैं क्रॉप डेवलपमेंट ऑफिसर हूं ITC में। नमस्कार। तो जैसे कि किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि आजकल केमिकल वाली खेती कितनी ज्यादा बढ़ गई है और उससे बहुत ज्यादा बीमारियां भी हो रही हैं। तो दीपक पाटीदार जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि हम उस खेती को छोड़ के जैविक खेती की तरफ कैसे आ सकते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो हमें कीटनाशकों का प्रयोग और फर्टिलाइजर जो खाद उर्वरक हैं उनका प्रयोग कम से कम करना है जमीन में। हमें परंपरागत तरीके से कृषि पद्धति जो है अपनानी चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो अपन खेती करते हैं तो कोई भी रासायनिक कीट दवाइयां नहीं डालते हैं। उसमें सिर्फ अपन खेती से बनी हुई चीजें, जैसे कि मिट्टी के लिए एक फसल चक्र अपना सकते हैं। उसके बाद केचुए की खाद, हरी खाद। जी दीपक पाटीदार जी, आपने बहुत बढ़िया चीज बोली है कि फसल चक्र, अपन इसको क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉप रोटेशन भी बोल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारी खेती के लिए। हम इस विषय पे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम दीपक पाटीदार जी से जानना चाहते हैं कि हमने सुना है किसानों से हम बोलते हैं कि जैविक खेती की तरफ जाइए, तो किसानों को एक बात की वो झिझक रहती है कि जैविक खेती की तरफ हम जाएंगे तो हमारे प्रोडक्शन कम हो जाएगा, समय बहुत लंबा लग जाएगा। तो आप किसानों का एक डाउट क्लियर करिए दीपक जी। जी सर, देखिए, जो उर्वरक होते हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट तो दे देते हैं जी, लेकिन क्या है, सॉइल को रेजिस्टेंट बना देते हैं। कुछ टाइम के लिए कीट वगैरह भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उनका उपयोग करते हैं हमारी सॉइल और क्रॉप रेजिस्टेंट होती जाती है। उसके बाद हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, जिससे कि एनवायरमेंट दूषित होता है, पानी मिट्टी सभी दूषित होते हैं। तो हमें जो चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्टेबल हो जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और उसके बाद जो रासायनिक कीट दवाइयां आती है, ऐसा ही ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए जो है आती है। जैसे अगर कोई समस्या आती है तो कीटनाशक की जगह हम ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं जैविक खेती में। जैसे कि दीपक जी ने बताया कि ऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड आते हैं जी, तो किसान भाइयों को इसकी जानकारी नहीं होती कि ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड क्या होते हैं। तो जानकारी हम किसानों को देंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। लेकिन हम आज आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आए हैं जो हमारा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। उसको दीपक जी आप थोड़ा सा बताइए कि क्या है इसके बारे में, कैसे इसको उपयोग कर सकते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। जी जी। तो किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, नीम ऑयल इसको हम बोलते हैं, 10,000 ppm है। तो हमारे दीपक जी बताएंगे कि इसके क्या लाभ हैं, इसका डोज क्या रखना चाहिए और हम अपनी खेती में किन कीटों पे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दीपक पाटीदार जी, जरा आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी अभिषेक जी, जैसे कि आपने इस प्रोडक्ट का हमें जानकारी बताने के लिए कहा है, तो ये जो प्रोडक्ट है निम्बिसिडिन नाम से मिलता है। ये बिल्कुल जैविक खेती में एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक साबित हुआ है। ये निम्बिसिडिन 10,000 ppm अपने पास है। ये मुख्यतः रस चूसक जो कीट होते हैं, जो पौधे से रस चूसते हैं, जी, जैसे कि जिबड़ा हो गया, जिबड़ा, एफिड जिसको अपन बोलते हैं, एफिड, जेफिड, थ्रिप्स वगैरह जो होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा नियंत्रण करता है ये। इसके डोज की अगर हम बात करें तो 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी 2 लीटर में 1 ml मतलब इसका डोज रखा गया है। तेज होता है इसलिए इसका डोज कम रखा गया है। जी जी बिल्कुल, प्रभावी नियंत्रण है। जी जी दीपक जी, इसमें ये किसान भाई कंफ्यूज होते हैं कि 10,000 ppm लेना चाहिए, 1,000 ppm लेना चाहिए। तो आप थोड़ा सा किसान को क्लियर करिए कि उनके लिए कौन सा बढ़िया रहेगा। जी देखिए, ये जो बोतल है जिसपे ppm लिखे हो सकते हैं, जैसे कोई 2500 ppm में आता है तो कोई 10,000 में, और हमने 15,000 ppm वाला भी देखा है। जी जी। जो किसानों को बोलते हैं यूज करने की, वो 15,000 या 10,000 ppm। अगर 15,000 ppm है तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब उसकी सक्रियता ज्यादा होगी। 10,000 सबसे बेसिक है, अच्छा रिजल्ट रहता है। तो इसका 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से अपन यूज कर सकते हैं और इसकी अवधि 10 से 12 दिन तक अच्छी रहती है फसलों में। जी,
तो किसान भाइयों, ये प्रोडक्ट आपको बताने का हमारा उद्देश्य ये था कि हम इसकी कोई ऐड नहीं कर रहे, लेकिन जो किसान भाई मानते हैं कि हम जैविक खेती की तरफ जाएंगे तो उधर पे भाई कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, कोई फंजीसाइड नहीं है, तो हम पेस्ट को कंट्रोल करेंगे कैसे। इसलिए हमने बताया आपको कि ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जिससे कि हम अपनी डिजीजेस को, इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये नीम ऑयल है, कुछ नहीं, नीम सीड से बना हुआ है, ठीक है। तो किसान भाइयों, आपको इसके बारे में बताया, आपको जब भी ऐसे कोई कीट आए, यदि आप ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, जैविक खेती की तरफ, तो आप नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बाकी हम बात करेंगे अब अपनी। तो दीपक जी, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे किसान भाइयों के लिए। जी बताइए। और बहुत जरूरी भी है हमारे हिसाब से, किसान भाइयों को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अधिकतर मैंने देखा है, क्योंकि हम भी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, जी जी, कि हमारे इधर पे या हमारे गांव में कभी कोई सॉइल टेस्ट नहीं कराता। इसका कारण भी हमारी मिट्टी पे बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहे हैं, जिससे कि भाई हम फर्टिलाइजर से लगातार यूज करते जा रहे हैं, लेकिन कोई सॉइल टेस्ट नहीं कराता। किसान को पता ही नहीं है कि मृदा जांच होती कैसे, कैसे हमको मिट्टी को उठाना चाहिए, सॉइल को कैसे लेना चाहिए। तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए कि सॉइल सैंपलिंग को कैसे इकट्ठा करें, कहाँ पे सॉइल की जांच होगी, कैसा क्या है, थोड़ा आप बताइए हमारे किसान भाइयों को। दीपक जी, अभिषेक जी, आपने बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे डिस्कशन शुरू किया है। जो सोइल है जी, उसका स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। अगर सोइल स्वस्थ रहेगी तो पौधा स्वस्थ रहेगा, उपज बढ़िया मिलेगी। तो आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है कि सोइल की अपन जो है मिट्टी की जांच कैसे करवा सकते हैं, कैसे मिट्टी का नमूना लें। तो देखिए, सबसे पहले अपने को अगर जब मिट्टी का नमूना लेना है तो उसके लिए खेत में जो जिगजैग मेथड होती है या असमान तरीके से, जैसे कि अपने पास 1 एकड़ जमीन है तो उसमें 8 से 10 जगह से अपन असमान जगह से ऊपर की 1-2 इंच मिट्टी को हटा के वी शेप में 8 से 10 इंच का गड्ढा करके वहां से मिट्टी उठा लिया। उसके बाद में मिट्टी को सुखाकर उससे 500 ग्राम का सैंपल ले लेते हैं। जी, उसको फिर हम जो है लैब में ले जाते हैं चेक करने के लिए। जी, तो दीपक जी ने जैसे बताया कि हम थोड़ा सा अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि इसको हमको जिगजैग वे में लेना है। मतलब हमारा एक खेत है तो हमको ऐसी मिट्टी इकट्ठी करनी है कि हमारा पूरा खेत कवर हो जाए। जी। तो एक पॉइंट आप भूल गए थे, तो वो हम किसानों को बताना चाहते हैं दीपक जी। जैसे आपने 1 किलो मिट्टी ली खेत से, पूरे खेत से आपने 1 किलो मिट्टी उठाई, तो उस मिट्टी को आप क्या करेंगे, पूरी मिक्स कर देंगे। उसके 4 भाग करिएगा ऐसे करके, और जो अपोजिट भाग हैं आमने सामने के, उनको रिमूव कर दीजिएगा। फिर उसको इकट्ठी करिए, उसके 4 भाग करिएगा, फिर 2 पार्ट को रिमूव कर दीजिए। जो आपकी 250 से 300 ग्राम लास्ट में जो मिट्टी बचे, वो आप लैब में ले जाके जांच करवा सकते हैं। सही बात है ना दीपक जी? तो किसान भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये करा कहाँ सकते हैं जांच अपनी मिट्टी की? जी देखिए, जो आपने मिट्टी का नमूना लिया है उसको आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है, आप वहाँ पे निःशुल्क मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। और आप इससे जो अपने गवर्नमेंट की एक स्कीम है सोइल हेल्थ कार्ड, अच्छा जी, उससे जुड़े हैं तो आप उसके थ्रू भी अपने मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। सोइल हेल्थ कार्ड आपको मिलता है, उसमें आपकी मिट्टी में पूरी जानकारी रहेगी, कितना पीएच है, कौन से तत्व की कमी है, कौन से की पूर्ति हुई है, ये ऐसा सब बता सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये सॉइल टेस्टिंग बताना हमारा उद्देश्य है आपको कि आप सॉइल टेस्ट करवाइए, क्योंकि जैसे हमको बुखार आती है, हमारी तबीयत हमारी खराब होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और एक जांच करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में किस चीज की कमी है। ऐसी हमारी मिट्टी है, सेम हमारी बॉडी की तरह ही है, तो हमको पता चलेगा हमारी मिट्टी में कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, कौन सा ज्यादा हो गया है। तो उस हिसाब से हम अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं दीपक जी की, यूरिया की जरूरत हमको 20 किलो है, लेकिन किसान उधर 1 कट्टा डाल रहा है 60 किलो, तो जो हमारा 40 किलो वो वेस्ट जा रहा है, उधर जरूरत है ही नहीं है। तो किसानों को ये बात समझनी चाहिए, खर्चा बचता है किसानों का। जी, तो किसान भाइयों को आपने ये बहुत बढ़िया जानकारी दी है। ये हमारे किसान भाई जो भी हमारे चैनल पे जुड़े हैं वो अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, ये बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा आपके खेत में क्या चल रहा है, कितने न्यूट्रिएंट हैं, आप इससे आप न्यूट्रिएंट बैलेंस कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। दीपक जी, एक बात और आपने बोली थी क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग जो आपने बोला था हिंदी में कि फसल चक्र क्या होता है, तो इस बात पे हम थोड़ी समय लेके बात करना चाहते हैं आपसे। हाँ जी सर, बिल्कुल। ये फसल चक्र का लाभ क्या है और फसल चक्र क्यों अपनाना चाहिए किसान को? देखिए, फसल चक्र जो है जैविक खेती में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी अभिषेक जी, जैसे अपन एक ही फसल को
प्रति वर्ष लगातार जिस जमीन पे ले रहे हैं, जी। उस जमीन पे आपने नोटिस किया होगा, आप किसान फैमिली से हैं, कि बीमारी ज्यादा बढ़ने लगती है। मान लो कोई फंगस है तो फंगस से जनित बीमारी उस खेती में ज्यादा आने लगेगी, क्योंकि जो अपना क्रॉप है सेम पैटर्न पे रिपीट हो रहा है, तो सेम बीमारी वहां पे ज्यादा आएगी। अगर आपने फसल चक्र अपनाया, तो जैसे कि कोई आपने दलहनी फसल लगाई, उसके बाद आप तिलहनी लगा दीजिए, फिर उसके बाद फसल बदल दीजिए, तो उससे क्या है कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है और बीमारियों का अटैक आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। जी, तो दीपक जी मैंने भी पढ़ा है थोड़ा सा कि क्या होता है कि जो अपन क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉप रोटेशन जो अपन फॉलो करते हैं किसान भाइयों, ये आपको करना चाहिए। ये मैंने खुद अपने जीवन में इस चीज को देखा है। एक एग्जाम्पल भी है मेरे पास कि आप जैसे कोई भी आप दूसरी फसल लगाएंगे, मान लीजिए क्या है, हमारी क्रॉप अलग अलग रूट सिस्टम होते हैं, कोई का लॉन्ग होता है, कोई का शॉर्ट होता है। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। तो क्या है, जब हम फसल चक्र को अपनाते हैं तो उससे क्या होता है, यदि आप एक ही फसल लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो जड़ है, जो भी आपकी फसल है उसकी जड़ 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो वहां के पूरे न्यूट्रिएंट को खींच लेगी। आप यदि प्रति वर्ष वही लगाएंगे, एवरी ईयर आप यदि वही क्रॉप को आप ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाएगी। फिर किसानों को क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर पे आएंगे कि भाई क्रॉप अच्छी नहीं हो रही, तो फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करेंगे। जी, यदि आप उसकी जगह एक सीजन पे लंबी जो लॉन्ग रूट होती है, जो गहरी जड़ होती है, उस फसल का उपयोग करें, तो वो जड़ क्या करती है, वो नीचे से न्यूट्रिएंट को खींच के ऊपर लाती है और जितना उस पौधे को चाहिए होता है ले लेती है, बाकी ऊपर छोड़ देती है। यदि आप दूसरे सीजन पे उस फसल को लेंगे तो क्या होगा, आपको न्यूट्रिएंट वहां पे मिलेंगे, तो आपके पोषक तत्वों की कमी आपके पेड़ों को नहीं होगी। तो क्रॉप रोटेशन जो फसल चक्र है, किसान भाइयों को बहुत जरूरी है अपनाना। दीपक जी सही बोला? जी बिल्कुल अभिषेक जी, फसल चक्र अपनाना बहुत ही जरूरी है। जी, वो तो थोड़ा इनके आगे हम कुछ नहीं है, दीपक जी तो एग्रोनॉमिस्ट हैं, पर वो तो थोड़ा हमने पढ़ा था, इसलिए थोड़ी सी जानकारी हमने अपने किसान भाइयों को जोड़ दी है। तो दीपक जी आजकल लेकिन देखा जा रहा है कि किसान भाई इनऑर्गेनिक की तरफ ही बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक कोई करना ही नहीं चाहता, बोलता है कि घाटा होता है, बहुत लंबा समय लगता है, प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्टिविटी कम है। तो आप थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को क्लैरिफाई करिए कि भाई कि हाउ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जी देखिए किसान भाइयों, ये जो है इंस्टेंट रिजल्ट की जो बात करते हैं वो कुछ ही समय के लिए रहता है। रासायनिक कीटनाशक जो है मिट्टी को और पूरी फसल को अपने को जो है रेजिस्टेंट बना देते हैं, उसके बाद हमें जैविक खेती पर ही आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम अभी से जैविक खेती करना शुरू करें, एकदम से उत्पादन न लें, और ऐसा कोई नहीं है तरीका जिसका अपन एकदम से रेजिस्टेंट हो सके। हमें धीरे धीरे करके जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए अभिषेक जी, जिससे क्या है अपनी जो मिट्टी है वो दूषित होने से बचेगी, हमें शुद्ध भोजन मिलेगा, बीमारियां भी कम होगी। तो जैसे कि कहा गया है किसान भाइयों की मिट्टी हमारी माता है, तो हमें उसे बचाने का समय अब आ गया है। तो किसान भाइयों, दीपक जी आपका बहुत धन्यवाद जो आप आए, अपना कीमती समय आपने हमारे स्टूडियो को दिया और इतनी अमूल्य जानकारी हमारे किसानों से शेयर की। तो दीपक जी का हम धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप इस नॉलेज से कुछ करेंगे जरूर, अपने जीवन में अपनी खेती में अपनाइए, सॉइल टेस्ट करवाइए, बहुत बढ़िया चीज है। और एक बात हम बोलना चाहते हैं कि बोलते हैं कि बेटी मार दोगे तो बहू कहाँ से लाओगे, तो दीपक जी हम बोलना चाहते हैं कि किसान को मार दोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। ठीक है, तो इस बात पे भी ध्यान रखिए। ये वीडियो हमारी सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए कि भाई किसानों को थोड़ा सा लाभ दें, थोड़ी योजनाएं बढ़ाएं किसानों के लिए, उनके मूल्य बढ़ाएं, क्योंकि आज की भी बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि किसान, मैं बोलता हूँ किसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और लेकिन इस चीज को किसान खुद नहीं समझ पा रहा है, वो उस दिशा में खेती को नहीं कर रहे हैं और हमारी पा रही है। जी जी बिल्कुल। तो मैं वही चाहता हूँ कि सरकार भी इस पे ध्यान दे हमारे किसान भाइयों पे, और बढ़िया उन्नत फसल ले। और कोई जानकारी चाहिए हो, और जो भी जानकारी होंगी वो हम अपने चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे। तो दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी अंत में यही कहना चाहते हैं कि आप जो है अभिषेक जी जो है बहुत अच्छी जानकारी लाते हैं समय समय पे अपने चैनल पे। किसानों के हित में जितना हो सके संभव प्रयास हमारे अभिषेक जी करते रहते हैं। इनको कभी टाइम से रिक्वेस्ट आई थी तो हमने कहा चलो किसानों के लिए है, बहुत बढ़िया चीज है, अपन चलते हैं। अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं दीपक जी। और किसान भाइयों, अब हम विदा लेते हैं। दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने किसान भाइयों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम एक दूसरी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।